नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पूरी तरह से हम देखेंगे, सारे के सारे लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स एज वेल एज सारे पार्ट्स जो हमारे टोटल 22 पार्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और सारे सारे जो हमारे आर्टिकल हैं 1 से लेकर के 395 तक, इन सब आर्टिकल्स को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं और साथ ही साथ उसको डिवाइड किया गया दोस्तों 22 पार्ट्स में। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कुछ एडिशनल, आपको पता है, एडिशनल आर्टिकल और पार्ट जो वो इंसर्ट किए गए बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू, और देयर आर आल्सो 12 शेड्यूल भी हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अमेंडमेंट दोस्तों एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हमें जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी नई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसी चेंज करने के प्रोसेस को अमेंडमेंट बोलते हैं। फ़िलहाल के लिए आपके पास टोटल 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं दोस्तों। सर से अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक बार हम टेबल ऑफ कंटेंट पूरी तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेम्बल के बारे में डिस्कशन करनी है, फिर पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे जो हमारा यूनियन टेरिटरीज़ और उसके जो एरियाज हैं उसके साथ बिलोंग करता है यूनियन और उसकी पूरा जो एरिया है। फिर पार्ट 3 सिटीजनशिप को भी देखेंगे, 4 वाले को देखेंगे, इसमें हमारे पार्ट 3 में सॉरी फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। फिर 4 में जो हमारे DPS पे आते हैं उसको देखेंगे। फिर ये 4A देखिए, जिसके साथ भी A B या C, ये जो A लगा होता है जो ये साथ में, इससे हमें पता चलता है कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। ओरिजिनली ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो जैसे 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फिर पार्ट्स 5 आ जाता है जिसमें हमारा यूनियन के बारे में पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आप देख सकते हैं इसको चैप्टर्स में आगे डिवाइड किया गया है। जैसे आपके टोटल इसके चैप्टर हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहले में जैसे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सारे के सारे पार्ट्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सारे के सारे पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहली जो हमारी चीज़ है प्रेम्बल, अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्या है प्रेम्बल? तो प्रेम्बल के जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा प्रेम्बल जो शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। को क्या बनाएंगे हम? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें अपने प्रेम्बल के वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। कौन कौन से वो है एक सॉवरन होता है जिस पर किसी बाहर वाली कंट्री का इन्फ्लुएंस ना हो। सोशलिस्ट है यहाँ पे हमारे, सेकुलर बल्कि किसी एक धर्म का यहाँ पे कोई ज़्यादा जोर नहीं है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, और फिर रिपब्लिक जिसका हेड जो है वो इलेक्ट किया जाता है, ना कि नॉमिनेट किया जाए। तो रिपब्लिक भी हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें किस किस तरह का, अभी हमें कितनी तरह का जस्टिस हमारा प्रेम्बल प्रोवाइड करता है वो आप देख सकते हैं। जैसे जस्टिस, कितनी तरह का जस्टिस, 1 2 3, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी भी हमें मिलती है, किस किस चीज़ की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ और वर्शिप की, आज़ादी सबको मिलती है हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इक्वलिटी किस चीज़ की, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और फ्रेटर्निटी भी जो है वो, हमारे भाईचारा भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेट जो मेंशन यहाँ पे की गई है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कि आपको, हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मिला ये 26 नवंबर 1949 को हमें मिल चुका था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल जस्ट आप बोल सकते हैं, प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे हम एक बुक लाते हैं उसके पीछे जो इंडेक्स होता है ना, जस्ट एज इंडेक्स, तो आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं कि प्रेम्बल क्या है, हमारा एक इंडेक्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडेक्स है दोस्तों। देन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अब पार्ट 1, जिसमें यूनियन और उसकी पूरी टेरिटरी के बारे में कंप्लीट हमें बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को। देखिए, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आपकी इस आर्टिकल में आती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। इंडिया का नाम, दैट्स इंडिया, दैट इज़ भारत। 2 नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक इंडिया और एक भारत। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखने को मिलती है, ये हमें कौन से आर्टिकल मिलती है, आर्टिकल 1 में। फिर जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो ये कि एडमिशन जो भी यहाँ पे होगी, किसी भी एडमिशन करनी है, इस्टेब्लिश करनी है कोई नई स्टेट, तो वो आपकी होगी आर्टिकल 2 के थ्रू। नई स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट होनी है आर्टिकल 2 के थ्रू। आर्टिकल 1 में नाम और टेरिटरीज़ हैं यूनियन की, 2 में आपको मिल जाएगी एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। फिर आर्टिकल 2A जो है इसको रिपील कर दिया गया, अमेंडमेंट थ्रू लाया गया था, लेकिन फिर से रिपील कर दिया गया। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 3। इससे क्या होता है कि कोई भी नई स्टेट बनानी, मान लो कोई पुरानी स्टेट को तोड़ करके 2 बनानी है या उसका नाम चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें जो आपको आर्टिकल 3 में ही हमें देखने को मिलेगी। नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करनी, 1 ही 2 स्टेटें बना देनी, ये सब आर्टिकल 3 में लिखा गया।
और ये किस तरह से लागू होंगे, ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल 4 में यहाँ पे लिखी गई हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 4 जो है वो इन सब चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के साथ दोस्तों डील करता है, 2 और 3 के साथ। देन आता है हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग जो है दोस्तों सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आपका रहता है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, पार्ट नंबर हमारा 2। क्या क्या इस पार्ट में यहाँ पे बताया गया ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपका आर्टिकल 5 है, क्योंकि आर्टिकल 4 तक हमारा पार्ट नंबर 1 रहा था, आर्टिकल 5 से ही शुरू होता है। 5 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो मतलब कि 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तो वहाँ तक जो कौन कौन सिटीजन होगा इंडिया का, वो आर्टिकल 5 में यहाँ पे पूरी तरह से बता दिया गया है। फिर आर्टिकल 6 जो है वो उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में हमें बताता है, वो पर्सन जो माइग्रेट हुए इंडिया में पाकिस्तान से जो भी लोग इंडिया में आए हैं, उन सब की सिटीजनशिप के बारे में हमें आर्टिकल 6 बताता है। आर्टिकल 7 जो है वो हमें उन पर्सन की सिटीजनशिप के बारे में बताता है जो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे लेकिन फिर से वापस इंडिया आ गए, तो उनकी सिटीजनशिप जो वो 7 आर्टिकल हमें बताता है। देन फिर आर्टिकल 8 हमारा आ जाता है दोस्तों। आर्टिकल 8 जो है ये हमें उन पर्सन्स की सिटीजनशिप के बारे में बताता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं। तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है PIO, इनकी सिटीजनशिप के बारे में आपको आर्टिकल 8 जो है वो बता देगा। पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 जो है वो हमें उन पर्सन्स के बारे में बताता है जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो किसी बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो अब वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। ये सारी बातें हमें आर्टिकल 9 से पता चलती हैं कि वॉलंटरली अगर किसी ने इंडियन की सिटीजनशिप को छोड़ दिया है और किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप उसने ले ली है, तो वो आर्टिकल 9 हमें बता देगा। आर्टिकल 10 जो है हमारा दोस्तों, ये सिटीजनशिप्स के राइट के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हमें देगा, किस तरह से ये लागू होते हैं, क्या किया जाता है पूरा। और आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर कानून बना पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि सिटीजनशिप बनानी है। अब टोटल इसमें आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पार्ट 2 है हमारा। देन डेमोक्रेसी का पिलर जिसको मैं बोलता हूँ, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जिसके बिना डेमोक्रेसी जो वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल आपकी 12 से शुरू हो जाते हैं, ये पार्ट 3 में पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 आर्टिकल जो आपका ये जनरल डेफिनेशंस के बारे में बात करेगा कि क्या डेफिनेशन है, राइट्स वगैरह होते क्या हैं। फिर जो आपका आर्टिकल 13 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 जो है ये आपका डील करता है इन लॉ इनकन्सिस्टेंस, या फिर जो भी फंडामेंटल राइट के रास्ते में कानून आएंगे, जो भी दुविधा आएगी, उन सबको आर्टिकल 13 डील करेगा दोस्तों। शुरुआत होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 से, जिसमें हमारा पहला राइट आता है जो हमारा है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमारा पहला राइट है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून की नज़र में दोस्तों सब के सब लोग जो हैं वो बराबर हैं। कानून जो है वो बिल्कुल किसी कोई पक्षपात नहीं करेगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये आर्टिकल 14 बोलता है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये आर्टिकल 15 बोलता है। डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर, जेंडर के नाम पर, किस एरिया में पैदा हुए हैं उसके नाम पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा, ये आर्टिकल 15 हमारा बात करता है। आर्टिकल 16 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये अपॉर्चुनिटीज़, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलेंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आर्टिकल 16 बोलता है। 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और 18 जो है ये टाइटल को अबॉलिश करने की बात करता है कि आपको मिलिट्री के टाइटल छोड़ करके बाकी किसी तरह के भी टाइटल जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, ये आर्टिकल 18 यहाँ पर बात करता है। देन आपका आ जाता है इक्वलिटी पहला था, कहना जाता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 19 से शुरू होता है और आपका 22 तक चलता है। इसमें क्या क्या यहाँ पे बात की गई है, सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करें हम तो ये प्रोटेक्शन देता है राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो है वो 19 में की गई। इसमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं आपको, वो हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे जब हम महज फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तब। आर्टिकल 20 जो है ये कन्विक्शन में हमें प्रोटेक्शन देता है। ऑफेंस अगर आप कोई कर लोगे कोई भी, तो उसमें हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन आर्टिकल 21 जो है ये आप देख सकते हैं कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है। पर्सनल प्रॉपर्टी और लाइफ का जो प्रोटेक्शन है वो हमें आर्टिकल 21 देता है। देन आर्टिकल 22 जो हमारा वो हमें देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अरेस्ट कोई भी पर्सन हो गया तो जैसे हम बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जुडिशरी के सामने पेश करना, तो वो सारी बातें आपका आर्टिकल 22 करता है। अब ये जो आर्टिकल 21A है हमारा, ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है, राइट टू एजुकेशन। अभी क्योंकि इसके आगे देख सकते हैं ये लगा हुआ, इसलिए हमें पता चलता है यहाँ से ये अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो ये एजुकेशन के बारे में बात करता है। आगे अगर हम चलें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 23 जो है हमारा
और 24 दो आर्टिकल्स हैं इसमें। 23 जो है ये बोलता है कि जो हम व्यापार होता है ह्यूमन बींग्स में या फोर्स्ड लेबर में, उसको रोकता है। ये ट्रैफिक्स जो व्यापार किया जाता है ना इंसानों का, उसको रोकने की बात करता है हमारा आर्टिकल 23। और 24 जो वो बोलता है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज़ में काम नहीं लगाना चाहिए, तो चाइल्ड लेबर को रोकने का काम जो वो हमारा आर्टिकल 24 करता है। 23 जो है वो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है। देन हमारा आ जाता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आता है ये हमारा। 25 आर्टिकल जो है ये बात करता है हमारा पूरी तरह से हर एक आदमी को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन जो है उसको फ्रीली अडॉप्ट कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, उसका बढ़ावा भी करवा सकता है। कोई भी रिलीजन आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म में उसको छोड़ करके दूसरा धर्म आप अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम है पूरी। आर्टिकल 26 जो है ये हमारी बात करता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अपना कोई भी रिलीजन का काम कर सकते हैं। आर्टिकल 27 जो है वो बात करता है कि फ्रीडम है पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए। टैक्स जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप ले सकते हैं, ये आर्टिकल 27 बात करता है। 28 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इंट्रोडक्शन में। आर्टिकल 28 जो है ये बोलता है कि अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है या रिलीजियस वर्शिप है उसको आप देख सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा। देन आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 से लेकर के 31 तक था। 31 आर्टिकल जो उसको डिलीट कर दिया गया, इसमें टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, बताएंगे हम आगे डिस्कस करेंगे इसको भी। तो आर्टिकल 29 जो है ये माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात करता है। माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जिनकी जनसंख्या कम हो, तो उनके बारे में बात करता है ये 29। 30 जो है ये उनको स्पेशल राइट्स देता है कि वो अपनी मर्जी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल पाएँ। आर्टिकल 29 के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 31A जो है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी स्टेट के बारे में बात करता है। और 31B जो है ये भी कुछ एक्ट्स के बारे में, इसी रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। और C जो है ये सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आपका बात कर रहा है। 31D जो इसको रिपील कर दिया गया, 31D आर्टिकल जो इसको रिपील कर दिया गया है हमारा। देन फाइनल लास्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आता है यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है हमारा ये आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक चलता है। 35 से लेकर के 32 से 35 तक जो है हमारा आर्टिकल 35 पे ख़त्म होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तभी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इसको बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कि इसके बिना आपका और कोई भी फंडामेंटल राइट बिल्कुल जीरो है अगर ये नहीं होगा। तो जैसे आर्टिकल 32 जो है ये इससे डील करेगा। फिर इसमें रीड्स आती हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32A को रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 33 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि ये क्या पावर कर सकता है पार्लियामेंट आपका कि फोर्सेस को लेकर के फंडामेंटल राइट में तब्दीलियाँ कर सकता है, जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनको लेकर के। देन हमारा आता था आर्टिकल 34, ये आप देख सकते हैं कि मार्शल लॉ के साथ डील करता है। देन आर्टिकल 35 जो है वो इसकी पूरी प्रोविज़न, इस पार्ट के पूरी प्रोविज़न के साथ डील करता है दोस्तों। देन आगे हमारा आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो हमारा डील करता है DPSPs के साथ। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे आर्टिकल 36 जो ये इसकी डेफिनेशन के साथ डील करेगा। और आर्टिकल 37 जो आपका वो इस पार्ट को एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेबल किस तरह से हो सकता है ये बातें करेगा आपका 37। बात करें 38 आर्टिकल्स की, तो 38 वाला जो हमारा आर्टिकल है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सोशल ऑर्डर के बारे में बात करता है, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो आर्टिकल 38 जो है ये पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात करेगा आपका 38। 39 जो है ये कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बात करेगा जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए लोगों की भलाई के लिए। और ये आर्टिकल 39A अमेंडमेंट के थ्रू आया है। फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 39A। 40 जो है ये विलेज पंचायत के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 40। देन हमारा जो आर्टिकल है 41, राइट टू वर्क। हर एक आदमी को राइट है कि उसको काम मिले, उसको एजुकेशन मिले और उसको पब्लिक असिस्टेंस मदद भी मिले। ये सब एक आम आदमी का हक है 41 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। 42 जो है ये बोलता है कि आपको जहाँ पर भी काम करते हैं ना वहाँ पर काम करने की कंडीशन होनी चाहिए, ह्यूमनेबल कंडीशंस होनी चाहिए कि वहाँ पर ऐसी कंडीशंस हों कि वहाँ पर एक आदमी रह पाए जहाँ पर काम, जहाँ भी काम किया जाता है। इसके बारे में बात कर रही है आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 जो है ये वेजेस के बारे में बात कर रहा है, लिविंग वेजेस। वर्कर्स को लिविंग वेजेस मिलनी चाहिए आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 43 के बाद हमारा आता है आर्टिकल
43A ये बोलता है कि अमेंडमेंट के थ्रू आया था कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वर्कर्स की इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, आर्टिकल 43A। देन हमारा जाता है आर्टिकल 43B, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया 43B। देन हमारा आता था आर्टिकल 44 जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल चर्चा में भी है, तो इस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। आर्टिकल 45 जो है ये डील करता है हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि हर एक बच्चे को फ्री और उसकी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, ये बात करता है 45। देन आपको पता है आर्टिकल जैसे 21 है वो भी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। देन 46 जो है ये एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो SC ST बच्चे हैं उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 46। वहीं पे 47 जो है ये बोलता है कि ये ड्यूटी है हर एक स्टेट की कि वो न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उसको इंक्रीज़ करे, पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज़ करे, ये 47 बोलता है। 8 की बात करूँ मैं, 48 जो है ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48A जो है ये इन्वायरमेंट को लेकर के अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, सेफ रखना है वाइल्ड लाइफ को। देन आता है हमारा आर्टिकल 49 जो मॉन्यूमेंट्स को बचाने में बात करता है कि जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, लाल किला, इन सब को बचाने की बात करता है आर्टिकल 49। 50 जो वो बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल सेपरेट रहना चाहिए, एक दूसरे के काम में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग। और 51 जो है ये बात करता है इंटरनेशनल पीस की, 51। फिर ये हमारा पार्ट 4 था दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ओरिजिनली कोई भी ड्यूटी नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। तो आर्टिकल 51A जो है वो इसके साथ डील करता है। टोटल 10 ड्यूटीज़ थी, बाद में अमेंडमेंट के बाद 11 की ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। देन आता पार्ट 5 जिसमें बात की गई यूनियन की, ठीक है। तो यूनियन में क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यूनियन पार्ट 5 को आगे चैप्टर्स में डिवाइड किया, जैसे हमारा चैप्टर 1 था, इसमें एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल जैसे हम देखेंगे कि आर्टिकल देखिए 51 तक तो ख़त्म हो गया पीछे पार्ट 4 में, 52 से शुरू होता है हमारा ये। तो 52 में बात की गई है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए प्रेसिडेंट, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 52 कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद उस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 53। क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं हमारे प्रेसिडेंट की, ये 53 डील करता है इसके साथ। देन उसके इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 54 डील करता है। देन इलेक्शंस के बारे में हो गया 54, और मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन करवाए जाएंगे, ये 55 डील करता है। 52 बोलता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, 54 बोलता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, और 55 बोलता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन। 54 इलेक्शन एंड 55 हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन। देन 56 जो बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल का होगा, कितने साल वो रूल कर सकता है एक प्रेसिडेंट। देन 57 जो बोलता है री इलेक्शन के बारे में बात करता है कि कौन क्या जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो वापस से री इलेक्शन फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। 58 जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया का। 59 बात करता है उनके ऑफिस की कंडीशन के बारे में, और 60 उनकी ओथ के बारे में बात करता है। वहीं पे 61 जो है वो उनकी इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है कि किस तरह से उनको हटाया जा सकता है। 56 उनकी ऑफिस की टर्म के बारे में, 7 री इलेक्शन, 8 क्वालिफिकेशन, और 59 ऑफिस की टर्म कंडीशंस के बारे में, और 60 जो है वो कसम परेड ओथ, और 61 जो वो इम्पीचमेंट के बारे में। और फाइनल आर्टिकल जो हमारे प्रेसिडेंट के साथ डील करता है दैट इज आर्टिकल 62। यानी डील विद इलेक्शन कितनी टाइम में होगा, अगर वैकेंसी है ना किसी भी तरह से, अगर वैकेंसी जो वो बनती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, तो किस तरह से इलेक्शन कितनी देर के अंदर अंदर होगा, ये सारी चीज़ें जो 62 बताता है हमें। प्रेसिडेंट साहब खत्म हुए 62 में, तो 63 पर आपके पास आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 डील्स विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 63 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। 64 आर्टिकल बोलता है कि वही जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना वो चेयरमैन भी होंगे आपके राज्यसभा के। तो
राज्यसभा के चेयरमैन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जैसे अभी जगदीप धांकड़ हैं 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ 65 आर्टिकल की, तो ये डील करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, उनके पूरे फंक्शंस कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो लीव पर हैं या उनका ऑफिस किसी भी तरह से अगर वैकेंट है, तो वहाँ पर आर्टिकल 65 का यूज़ करते हुए वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे बैठ सकते हैं। आर्टिकल 66 इलेक्शंस के बारे में बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के, और 67 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस। 67 के बाद आर्टिकल 68 जो है वो बात करता है कि इलेक्शन किस तरह से होंगे, कितना टाइम लगेगा, अगर वैकेंसी है वाइस प्रेसिडेंट की तो किस तरह से इलेक्शन होंगे, ये आर्टिकल 68 बात करता है। 69 की ओथ के बारे में बात करता है। 70 इनके बात करता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट के फंक्शन को एंजॉय करेंगे। फिर 71 आर्टिकल जो है आपका वो डील करता है इलेक्शंस ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कोई भी मैटर है अगर प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, तो उसके साथ 71 के साथ डील करेंगे। 72 जो है ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, माफ़ी जो प्रेसिडेंट देते हैं ना, सस्पेंड कर सकते हैं आपकी, या आपको पूरी तरह से सज़ा माफ़ी कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा कम करा सकते हैं। ये सारी पावरें जो आर्टिकल 72 के साथ दी जाती हैं। और 73 जो है ये एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर डील करता है इसके साथ 73। तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 73 तक हमारे प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ख़त्म होते हैं। देन हमारा आता है आर्टिकल 74 और आती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके साथ हमने अभी डील करना है। तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका फंक्शन होता है टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो ये जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये आर्टिकल 74 के साथ पूरी तरह से यहाँ पे डील करेगी, पूरी तरह से एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। 74 आर्टिकल ये बात बोलता है। 75 जो वो ये बात बोलता है मिनिस्टर्स के साथ बाकी जो सारी पावरें हैं वो 75 बोलता है। देन आर्टिकल 76 जो वो अटर्नी जनरल, इंडिया के अटर्नी जनरल जो होंगे वो आर्टिकल 76 के साथ आएंगे। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आर्टिकल 76 के थ्रू प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। 77 में आता है कॉन्डक्ट बिजनेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो 77, और 78 में होती है ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जो है आपका आर्टिकल 74 से लेकर के आर्टिकल 78 तक चलता है, पहला चैप्टर ख़त्म होता है। देन आता है हमारा चैप्टर सेकंड जिसमें बात की गई है पार्लियामेंट के बारे में। 79 के बाद बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, मतलब कि पार्लियामेंट को किस तरह से बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 79 बात करता है। आर्टिकल 80 जो है हमारा डील करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। आपको पता है ना काउंसिल ऑफ स्टेट होती है राज्यसभा, तो आर्टिकल 80 जो राज्यसभा के साथ डील करता है। 81 जो वो लोकसभा, क्योंकि उसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। 80 आर्टिकल जो वो लोकसभा के साथ डील करता है, 80 काउंसिल ऑफ स्टेट, और 81 जो है वो हाउस ऑफ पीपल के साथ। 82 रीएडजस्टमेंट सेंसिस के बाद अगर कोई सीटिंग ज़्यादा या कम करनी है तो 82। 83 जो है ड्यूरेशन, कितनी कितनी देर के लिए हाउसेस चलेंगे, इन सब की बात जो वो आर्टिकल 83 करेगा। 84 क्वालिफिकेशन की बात करता है, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 85 सेशंस के बारे में, पार्लियामेंट के सेशंस, उनका प्रोपोगेशन, उनका डिसोल्यूशन, ये सब आर्टिकल 85 की देन है। 86 जो है ये डील करता है प्रेसिडेंट का एड्रेस, जो वो हाउसेस को एड्रेस करते हैं, जब मैसेज सेंड करते हैं, ये सब आर्टिकल 86 के थ्रू होता है। 87 के साथ होता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 87 में। 88 में आपका होता है राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड अटर्नी जनरल, हाउस को लेकर के क्या राइट्स है मिनिस्टर के और अटर्नी जनरल के, ये सारी बातें आपके आर्टिकल 88 में की गई हैं। देन ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं ये हम बात करेंगे। 89 जो आपका आर्टिकल है वो डील करता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होते हैं मैंने अभी आपको पहले बता दिया, आर्टिकल 89 बोलता है। 90 जो वो बात करता है वोकेशन एंड रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल के बारे में आर्टिकल 90 बात करता है, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं हमारे आर्टिकल 89 के थ्रू। 91 जो वो बात करता है पावर्स डिप्टी चेयरमैन की, जब चेयरमैन जो ना हो तो डिप्टी चेयरमैन एज अ चेयरमैन काम करते हैं आर्टिकल 91 का यूज़ करके। फिर आर्टिकल 92 जो है वो बात करता है चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन
अगर उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन है तो वो उस पर बात नहीं करेंगे, उसको चेयर नहीं करेंगे, उसके चेयरमैन नहीं बनेंगे। ये बोलता है 92। 93 जो है वो स्पीकर के बारे में बात करता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा के होने चाहिए, दैट इज़ आर्टिकल 93। 94 बात करता है कि रेजिग्नेशन या रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर 94। 95 जो आर्टिकल है ये आपका बात करता है डिप्टी स्पीकर की पावर्स, जब स्पीकर ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर ही उनका कैसे काम करेंगे, आर्टिकल 95 के थ्रू करेंगे। 96 जो है ये हमारा बात करता है कि जो स्पीकर या फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपने रिमूवल वाले रेजोल्यूशन को प्रिजाइड नहीं कर सकते। 96। 97 जो है ये सैलरीज़ के बारे में या अलाउंसेस के बारे में बात करता है। 98 जो वो सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट के बारे में 98 डील करता है। 97 सैलरीज़ के बारे में बात करता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के बारे में। फिर 99 जो है ये हमारा ओथ एंड इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है, आर्टिकल 99। देन इसके बाद आर्टिकल 100 जो है हमारा वोटिंग के बारे में बात करता है, वोटिंग इन हाउसेस। फिर आ जाता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन, जो शुरू होता है हमारा, देखिए आर्टिकल 101 जो है वो डील करता है वेकेशन ऑफ सीट्स, और 102 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ डील करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 102। 103 जो है ये बात करता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिसीजन क्यों लिया गया उसको डिस्क्वालीफाई करने का, उसके बारे में। 104 जो ये बात करता है पेनल्टी फॉर सेटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 99। तो पेनल्टीज़ क्या उसको दी जाएंगी डिस्क्वालीफाइड मेंबर को, ये 104 के थ्रू दी जाती हैं। देन हमारा आता है आर्टिकल 105 आर्टिकल जो ये आपका देख सकते हैं डील करता है पावर एंड प्रिविलेजेस, क्या पावर हैं क्या प्रिविलेजेस हैं ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स। 106 जो वो सैलरीज़ के बारे में बात करता है, एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो आर्टिकल 106 के ज़रिए यहाँ पर दी जाती है। देन आता हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पूरा। 107 जो वो इसके साथ डील करता है प्रोविज़न ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल, तो बिल किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरह से उसको पास किया जाएगा, ये सब आर्टिकल 107 में लिखा गया है। 108 में जॉइंट सीटिंग, मान लीजिए कोई ऐसा बिल आता है जहाँ पर बात नहीं बन रही तो वहाँ पर जॉइंट सीटिंग करवाई जाती है आर्टिकल 108 के ज़रिए। देन हमारा आ जाता है आर्टिकल 109 जिसमें बात की जाती है स्पेशल प्रोसीजर, मनी बिल जो है ना आपका स्पेशल प्रोसीजर 109 के थ्रू आता है। फिर 110 जो आर्टिकल इसमें आप देख सकते हैं 110 आर्टिकल जो इसमें डेफिनेशन आती है आपकी मनी बिल की डेफिनेशन 110 में आती है, और 111 में जो आपका आ जाता है असेंट सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो 111 के थ्रू दिए जाते हैं। देन फाइनेंशियल मैटर का प्रोसीजर कैसा है, तो आर्टिकल 112 जो है इसमें आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बजट। आर्टिकल 112 जो है ये डील करता है आपके बजट के साथ। 13 जो है वो प्रोसीजर इसका पूरा पार्लियामेंट में। 14 जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल का। 15 जो है वो एडिशनल ग्रांट्स के बारे में डील करता है। 16 जो है वोट ऑन अकाउंट। 17 जो है वो स्पेशल प्रोविज़न टू द फाइनेंशियल बिल। देन 18 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 18 जो वो डील करता है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के साथ। 19 जो वो रेगुलेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर। 20 लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं ये आर्टिकल 120 तय करेगा, कितनी तरह की यूज़ की जाएंगी वहाँ पर, सारी ये चीज़ें हमारा डील करता है आर्टिकल 120 सारी उन लैंग्वेजेस के बारे में। देन 121 जो रिस्ट्रिक्शंस इन द पार्लियामेंट, एंड 12 जो है 22 जो है वो डील करता है कि कोर्ट्स जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बिल्कुल इंक्वायर नहीं कर सकते। 122। देन हमारा आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी, तो देखिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव होती है उससे कानून बनाना, तो वैसे तो पार्लियामेंट का काम है लेकिन कभी कभी जो प्रेसिडेंट साहब भी करते हैं, जिसमें आर्टिकल 123 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 123 के ज़रिए ही उनको दी गई है। देन आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ यूनियन की जुडिशरी, कोर्ट्स वगैरह जो इसको जुडिशरी में आते हैं इनके बारे में। तो आर्टिकल 124 जो वो बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, आर्टिकल 124 बोलता है। और आर्टिकल 124A जो है वो बात करता है आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। बाद में चल करके
इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हालांकि इसको रिपील जो है वो नहीं किया गया। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आर्टिकल 124A के ज़रिए यहाँ पे लाई गई थी। 124B जो है ये फंक्शंस उस कमीशन के क्या काम होंगे, ये बी डील करता है। सी जो वो पार्लियामेंट की पावर के साथ डील करता है कानून बनाने के। 25 जो वो सैलरीज के बारे में बात करता है। 26 जो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करता है। 25 सैलरीज और 26 जो है वो दैट इज़ ऑन एक्टिंग चीफ जस्टिस। देन 27 जो वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। देन 28 जो ये बात करता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो रिटायर्ड जज अगर वापस आना चाहते हैं तो दैट इज़ आर्टिकल 128 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 129 जो है वो बात करता है हमारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 129 आपको बोलता है। और 130 जो वो सीट के बारे में बात करता है, कहाँ पर होनी चाहिए सीट सुप्रीम कोर्ट की। 31 जो है ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। 31A को रिपील कर दिया गया। 32 जो ये अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, अपील जो कर सकते हैं ना लोअर कोर्ट से, दैट इज़ 132 के ज़रिए। देन 133 की अगर मैं बात करूँ तो ये पर डील करता है jurisdiction of the Supreme Court in appeal from the High Court in civil matters, appeal jurisdiction in civil matter 133। 34 जो है ये appeal jurisdiction criminal matters में। 34A जो है ये certificate of for appeal to Supreme Court। 35 जो है वो आपका डील करता है jurisdictions and power of the federal court, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। स्पेशल लीव जो है वो 136 के थ्रू। और 137 जो है जुडिशियल रिव्यू। 137 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जुडिशियल रिव्यू की बात इसी के ज़रिए की जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 138। देन आर्टिकल 139 जो ये डील करता है आपके सर्टन रिट्स जो इशू करती है ना सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 139 का यूज़ करके। आर्टिकल 139 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करता है। ये रिट्स जो आर्टिकल 32 में है इन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। 139 जो ये कुछ केसेस को ट्रांसफ़र करने की बात करता है। और 40 जो ये एनार्जिकल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 41 जो वो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग एंड सारे कोर्ट। तो जो भी छोटे कोर्ट हैं उन सब पे जो है लॉ वो बाइंड है, मतलब उनको मानने ही पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के सारे कानून। ये आपकी बात करता है आर्टिकल 141। 42 जो है सुप्रीम के आर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आर्डर्स हैं उनके साथ डील करता है। और 43 जो है आपका वो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 जो ये डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपनी जुडिशियल पावर्स के लिए। देन 144 जो है ये सिविल जो है जुडिशियल अथॉरिटीज़ के बारे में। 44A को रिपील कर दिया गया। 45 जो है ये रूल ऑफ द कोर्ट्स। और 46 जो है ये ऑफिसर एंड सर्वेंट्स सुप्रीम कोर्ट के। 47 जो है इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है। देन आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल। तो कंप्यूटर एडिटर जनरल जो है ये आपका 148 के थ्रू होता है। अटॉर्नी जनरल आपका 76 के ज़रिए होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया। 148 में होता है आपका कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 149 में इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। 150 में इनकी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। और 151 में ऑडिट्स रिपोर्ट्स होती हैं 151 में। तो यहाँ से हमारा ख़त्म होता है पार्ट नंबर 5 जो यूनियन के साथ डील करता था, जिसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। देन इसके बाद हमारा आता है पार्ट नंबर 6। देखिए जो हमारा पार्ट 6 है ये डील करता है स्टेट्स के साथ। इसको भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। जैसे हमारा जो चैप्टर 1 है वो जनरल डील करता है डेफिनेशंस के साथ कि स्टेट हम बोलते किसको है। आर्टिकल 152 से ये शुरू हो जाता है। तो चलिए हम डील करते हैं सीधा ही अपने चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव। इसमें देखिए आप एग्जीक्यूटिव में जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर है। तो आर्टिकल 153 बोलता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट होना चाहिए। 154 जो उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करता है। 155 उनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में। 56 जो उनकी टर्म ऑफ ऑफिस। 57 उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेगा। 58 उनकी ऑफिस के बारे में बात करेगा। 59 उनकी ओथ के बारे में बात करेगा। 60 उनके फंक्शंस के बारे में बात करेगा, कैसे उन्होंने काम करना है अपना। 61 जो वो उनकी पार्डनिंग पावर के बारे में बात करेगा। जैसे 72 में हमारे प्रेसिडेंट की थी तो 161 में हमारे गवर्नर साहब की हैं। 62 में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सटेंड करने के बारे में बात करेगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है हमारी 163 आर्टिकल के थ्रू। देन 64 में आ जाती है आपकी प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स, जो हमारा एडवोकेट जनरल होगा हमारी स्टेट का।
देन 165 में आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, 165। 66 में आ जाता है कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 67 जो इसमें आ जाती है हमारी ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, 167 में। जैसे वहाँ पर हमारे 78 आर्टिकल में थी ना, वैसे यहाँ पर आ जाएंगी हमारी 167 में। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 3 जो डील करेगा आपके स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। इसमें 168 आता है सबसे पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर का कि अपना लेजिस्लेचर होना चाहिए अपने स्टेट का। 69 जो है वो 169 डील करता है काउंसिल ऑफ स्टेट को बनाना है या अबॉलिश करना है। कुछ कुछ स्टेटों में 2 हाउसेस होते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, तो वो जो सेकंड हाउस है पर हाउस उसको बनाने में या फिर उसको ख़त्म करने की बात करता है आर्टिकल 169। 70 जो वो बात करता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 170 के बारे में। देन 171 जो वो बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में। 72 जो है वो ड्यूरेशन की बात करता है लेजिस्लेचर की। 73 जो है ये बात करता है क्वालिफिकेशन, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए एक बंदे को कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ पाए। 74 जो वो सेशंस के बारे में बात करता है। 175 जो ये बात करता है राइट ऑफ द गवर्नर कि वो अपने एड्रेस मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं हाउस को 175 के ज़रिए। 176 में स्पेशल एड्रेस आ जाता है और 77 में जो है अब आ जाता है दोस्तों राइट ऑफ द मिनिस्टर्स, 777 में, 76 में स्पेशल एड्रेस। देन अब आ जाते हैं ऑफिसर्स, जैसे हमारे यूनियन लेवल पे थे स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ऐसे यहाँ पर भी दोस्तों ऑफिसर्स होते हैं। तो 178 जो है वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेचर का। 79 में आ गया उनका रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो 79 में आ जाएगा। 80 में आ जाती हैं ड्यूटीज़ डिप्टी स्पीकर की अगर स्पीकर नहीं है तो। फिर 80 के बाद 81 जो है उसमें आ जाता है स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर वो प्रिजाइड नहीं कर सकता मेरे रेजोल्यूशन पे, अगर उनके रिमूवल के लिए वो चल रहा है तो ये सेम रहेगा जैसे सेंटर पे था। 182 जो वो डील करता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौंसिल का। 83 जो उनके रेजिग्नेशन के बारे में बात करेगा। फिर 84 जो वो पावर्स के बारे में, डिप्टी चेयरमैन के पावर्स के बारे में। 85 जो वो डील करेगा कि वही सेम रिमूवल के लिए उस पर प्रिजाइड नहीं कर सकते। 86 जो वो सैलरीज के बारे में बात करेगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। 187 जो ये डील करेगा सेक्रेटरीट, स्टेट लेजिस्लेचर का सेक्रेटरीट 187 के। फिर आगे अगर हम बात करें तो 188 और 89 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 88 में ओथ उनकी कस्टमरेट मेंबरशिप और 89 जो है वोटिंग इन द हाउसेस। देन बात करेंगे हम डिस्क्वालिफिकेशन की, वहाँ पे 102 था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 191 में डिस्क्वालिफिकेशन रखी गई है। आर्टिकल 191 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील विद डिस्क्वालिफिकेशन सेम एज द 102 ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। 92 में आ जाता है कि डिसीजन क्वेश्चंस वगैरह, पेनल्टी 193 में और 188 आर्टिकल के जरिए जो की गए थे डिस्क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात कर रही है। 94 की बात करें तो आप देख सकते हैं पावर एंड प्रिविलेजेस उनको क्या मिलेंगी, सैलरीज 195 में मिल जाएंगी। 96 जो है बिल्स के बारे में बात करता है कि किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस होगा, ये 196 में लिखा गया है। 97 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बात करता है आपका रिस्टोरेशन ऑन द पावर्स बिल्स के बारे में। और 198 जो ये मनी बिल के बारे में बात करेगा, मनी बिल की डेफिनेशन जो 199 में है और असेंट जो वो 200 के ज़रिए है, वहाँ पे 111 में थी, यहाँ पे 200 में। बिल को रिजर्व कर लिया जाता है 201 के ज़रिए। वहाँ पे बजट 112 में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट 2002 में है, 202 में। आर्टिकल 202 डील विद बजट, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 204, 205, 206 आर्टिकल, ठीक है। ये सब आर्टिकल जो हैं अलग अलग प्रोसीजर में जो वो यूज़ किए जाते हैं। यहीं पे आर्टिकल 210 जो वो यूज़ किया जाता है आपका लैंग्वेजेस किस तरह से यूज़ की जाएंगे उसके लिए। आगे हम चलेंगे तो चैप्टर नंबर 4 लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 213 में आता है इसका ऑर्डिनेंस मेकिंग, जैसे आर्टिकल 123 जो था वो प्रेजेंट का था उसी तरह से। इसका भी चैप्टर 5 है, जुडिशरी के साथ डील करता है ये भी। आर्टिकल 214 के साथ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। 15 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलता है उसको। 16 में किस तरह से हाई कोर्ट बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। 16 में 14 के जरिए तो होना चाहिए। 17 में अपॉइंटमेंट जजेस की। 18 में कुछ प्रोविज़न जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलती हैं। 19 में ओथ के बारे में। 20 में रजिस्ट्रेशन के बारे में परमानेंट जज। 21 में सैलरीज के बारे में। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस 2023 से। 24 में एडिशनल जजेस।
इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे जुडिशरी के बारे में स्टेट लेवल पे। चैप्टर 6 जो वो सबॉर्डिनेट के छोटे कोर्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, जैसे 233 के थ्रू होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 231 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो आप देखते हैं कि कहीं जगह पे हमारी स्टेट्स में क्या है कि 2 स्टेटों का एक ही हाई कोर्ट है, तो वो आर्टिकल 231 के ज़रिए होता है। फिर आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 7 जो डील करता है द स्टेट्स इन पार्ट बी और द फर्स्ट शेड्यूल। इसमें आर्टिकल 238 था जिसको रिपील कर दिया गया। वहीं पर जो हमारा पार्ट 8 है वो डील करता है यूटीज़ के साथ। 239 जो वो डील करता है यूनियन टेरिटरीज़ के साथ। 39A जो है वो आपका डील करता है लोकल लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डबल ए जो है वो दिल्ली के लिए बनाया गया था, स्पेशल दिल्ली के लिए, डबल ए वाला। ए बी जो है वो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यूटीज़ की। बी जो है वो डील करता है पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एलजी साहब से। 40 जो वो डील करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर द यूटीज़। 241 जो है वो यूटीज़ के हाई कोर्ट्स के बारे में डील करता है। 42 को रिपील कर दिया। पार्ट 9 जो होगा पंचायत के साथ, पंचायत देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, ये सब क्योंकि अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था ना 1992 में, तो इसीलिए इसके साथ ए भी लगा आपको दिख रहा है सबके साथ में, ठीक है। 43 में है ये। ए में ग्राम सभा होनी चाहिए, बी के जरिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, सी में कंपोजिशन, डी में रिजर्वेशन, ई में ड्यूरेशन, एफ में डिस्क्वालिफिकेशन। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे फाइनेंस जो है वो आपका आई में मिल जाएगा आपको, फाइनेंस कमीशन के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन आई में। एच में आप देख सकते हैं टैक्सेस वगैरह, पावर। जे में देख सकते हैं ऑडिट्स। इलेक्शन जो वो के जरिए होते हैं, इलेक्शन पंचायत में जो आर्टिकल 243 के जरिए। एल में होता है ये यूटीज़ के लिए, ये पार्ट पंचायत वाला 243 एल। एम के साथ होता है जो कौन सी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। एन में होता है एग्जिस्टिंग लॉज के साथ, और ओ में होता है बार, इंटरफेयर कर सकते हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस में। देन आता है आपका 9A म्यूनसिपलिटीज़ के साथ डील करता है। गांव में पंचायत होगी लेकिन शहर में थोड़ी पंचायत होगी, वहाँ पर होंगी म्यूनसिपलिटीज़। तो आप देख सकते हैं पी जो है इसकी डेफिनेशन के साथ क्या जो वो म्यूनसिपलिटीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा ना पंचायत में, उसी तरह से सेम म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन जो यहाँ पे टी के थ्रू मिलती है 243 यू में ड्यूरेशन की बात की गई है, वी में डिस्क्वालिफिकेशन की, वहाँ पे एच से पावर थी तो यहाँ पे डब्ल्यू से पावर से बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन 243 वाई। जेड में ऑडिट हो गया, जेड ए में हो गया इलेक्शन, वहाँ पे के से साथ थे तो यहाँ पे जेड ए के जरिए यूटीज़ को जेड बी में लिया जाएगा, वहाँ पे एल से था। सी में जो पार्ट नहीं अप्लाई है जेड डी में आप सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। तो इस तरह से ये पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये भी आपका है 9B में। इसके साथ आप देख सकते हैं जेड एच से लेकर के, ये आप एक एक करके पूरा आर्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जेड एच से लेकर के आपका जेड टी तक है। आप देख सकते हैं जैसे यूटीज़ के लिए है जेड एस के जरिए ये यूटीज़ में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से देख सकते हैं इलेक्शन जो है वो बोर्ड के मेंबर्स के होते हैं जेड के में। फिर रहता है हमारा पार्ट नंबर 10 जो डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के साथ। पार्ट नंबर 10 में 244 जो है ये शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया से डील करता है। 44A जो है वो ऑटोनोमस जोन के डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाने के साथ डील करता है। 44A 11 जो है ये रिलेशनशिप के साथ डील करता है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशन हैं जो 245 में से शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है उनके एक्सटेंट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है 45 में। 46 में आ जाता है सब्जेक्ट मैटर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, 46 में आ जाता है। 47 में स्पेशल प्रोविजन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के। 46A में है ये GST। 47 में आ गया एडिशनल देख सकते हैं एडिशनल कोड को लेकर के। फिर आ जाता है 248 रेजिड्यू पावर्स लेजिस्लेचर की जो यूनियन के पास है। 49 में आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है पार्लियामेंट 49 में, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के। 50 में आ जाता है पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट। अगर कहीं पे इमरजेंसी है तो 250 का यूज़ करके वहाँ के लिए भी कानून बना सकता है पार्लियामेंट। 51 में आ जाता है इनकन्सिस्टेंसी अगर होगी 249 और 50 वाले में, तो फिर आपका पार्लियामेंट के कानून ही वहाँ पे चलेंगे।
52 में जाता है कि पावर है पार्लियामेंट की, जब दो स्टेटें या दो से ज़्यादा स्टेटें बोलेंगे तो उनके लिए भी कानून बना सकता है। 53 जो आ जाता है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लेकर के कानून पार्लियामेंट बनाएगा, चाहे किसी भी स्टेट का उसमें योगदान वो बाद में कहते हैं। 52 फिर से इनकन्सिस्टेंसी की बात करता है। 55 जब वो प्रीवियस सैंक्शंस के बारे में बात करता है। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आते हैं इनके, तो 256 ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये 56 में आता है। 57 में जाता है कंट्रोल यूनियन का स्टेट पे, 57 एक को रिपील कर दिया गया। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये 263 तक जो है आपका चलता है। 263 तक आपका रिलेशन यहाँ पे आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर डिस्प्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही। तो इसमें आप देख सकते हैं 263 जो है ये इंटर स्टेट काउंसिल जो इसके थ्रू बनाए जाते हैं। 263 आर्टिकल जो इसके थ्रू बनाए जाते हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स। तो वाटर डिस्प्यूट 262 में रखा गया है। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट्स पार्ट नंबर 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी हमारा। इसको भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पार्ट नंबर 12 का चैप्टर नंबर 1 फाइनेंस है, जिसमें आप देख सकते हैं टैक्सेस वगैरह की बात की गई है। टैक्स नॉट टू बी इम्पोज बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ 265, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया 266, 267 में कॉन्टीजेंसी फंड आ जाता है। 68 में जाता है ड्यूटीज़ लीज बाय द यूनियन बट जिसको कलेक्ट करती है स्टेट, वो 268 में आ जाती हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हैं टैक्स जो कलेक्ट करती है और ल्यू भी कहती है यूनियन, लेकिन असाइन कर देती है स्टेट को 69 में। 69A में आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की गई है। 70 में आप देख सकते हैं टैक्सेस जो लीव डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यूनियन स्टेट दोनों के बीच में, वो 70 की बात कर रहा है। 71 में सरचार्ज के बारे में बात किया जा रहा है, टैक्स पर टैक्स जो लगता है एडिशनल टैक्सेस। रिपील 72, 73 जो ग्रांट्स के बारे में बात कर रहा है। 74 जो है ये बात कर रहा है प्रेसिडेंट की बिल्स रिकमेंडेशन के बारे में, और इसमें ग्रांट जो यूनियन स्टेट को देती है वो 75 में मिल जाएंगे सबको। ट्रेड पे जो टैक्स लगता है 76 में, सेविंग 77 में, नेट प्रोसीड 79 में। 79A में आ गया आपका जीएसटी टैक्स काउंसिल, तो जीएसटी टैक्स काउंसिल जो है वो 279A से बनेगी। 279A जीएसटी काउंसिल। 280 में फाइनेंस कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उसकी 281 में। इसी तरह से चल करके ये ख़त्म होता है 291 में। फिर बोरिंग के बारे में बात कर रहा है ये 292, 93 में है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सब नंबर 3 आप देख सकते हैं ऑब्लिगेशन शोर्स के बारे में, तो इसमें 294 से लेकर के ये 300 तक जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा पार्ट नंबर 14। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 जो इसका उसकी, जिसके बाद हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 13 और 14 की भी। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों आर्टिकल है इसको 300A। तो वो जो आर्टिकल 300A है ये पर्सनस नॉट टू बी डिराइव्ड बाय पर्सनल प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो जो लॉ जो प्रॉपर्टी दी है उसको कोई नहीं छीन सकता, ये बात करता है आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 12 का। देन हमारा आ जाता है पार्ट नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। पार्ट नंबर 13 जो है दोस्तों हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका डील करेगा ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड के बारे में जो डील करता है दैट इज़ योर पार्ट नंबर 13। जो भी ट्रेड होगा किस तरह से होगा ये सारी बातें जो पार्ट नंबर 13 ही यहाँ पर कर रहा है। जैसे 301 है आपका आर्टिकल, तो ये बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड 2 अब देख सकते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करता है ट्रेड को लेकर के। इसी तरह से आप देख सकते हैं 304 पर जाकर के ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देन आगे अगर हम चलते हैं तो दैट योर पार्ट नंबर 14 डील विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन स्टेट के अंदर जो सर्विसेज हैं उनके साथ आर्टिकल डील करता है, दैट योर आर्टिकल 308 जो सर्विसेज में आता है चैप्टर 1 में पार्ट नंबर 14 के, जिसमें हम देख सकते हैं आर्टिकल 308, 309 रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करें तो जैसे 312 में ऑल इंडिया सर्विस आती हैं, 312 में ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसके। देन चैप्टर 2 जो इसमें आता है पब्लिक सर्विस कमीशन,
315 की जी आती है आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन। 16 में अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है, फिर रिमूवल के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह से ये एक एक करके आपका पार्ट नंबर 14 भी चाहता है। 323 पे खत्म हो जाता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 322 पे इस पे एक्सपेंसेस हैं। 320 में फंक्शंस हैं आपकी यूपीएससी के। देन पार्ट नंबर 14A जो है आपका डील करता है ट्रिब्यूनल्स के साथ। इसमें 323 में आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और फिर आती हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 23A में और 23B में आ गई आपकी बाकी ट्रिब्यूनल्स के बारे में। देन इलेक्शंस के बारे में बात कर रहा है। इलेक्शन जो है ये पार्ट नंबर है आपके 15 में। इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहा है। 326 में ये यूनिवर्सल और फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये भी खत्म होता है। देन पार्ट नंबर 15 इलेक्शन होता है। उस पार्ट नंबर 16 जो आपका ये स्पेशल प्रोविज़न जो है कुछ क्लासेस को लेकर के उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे 330 जो है ये डील करता है रिजर्वेशन। लोकसभा में जो रिजर्वेशन मिलती है SC/ST को 330 के जरिए मिलती है। फिर 31 में एंग्लो इंडियन के बारे में बात कर रहा है। फिर 32 में देख सकते हैं रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली में जो है वो 32 से मिलती है। 330 जो है उसके ज़रिए ये लोकसभा में मिलते हैं और 332 जो है इसके ज़रिए लेजिस्लेचर में इनको रिजर्वेशन दी जाती है। फिर इसी के चल के आगे अगर हम बात करें तो इसी के आगे चलते हुए रिजर्वेशन वगैरह फॉर द सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो है वो एक एक करके देख सकते हैं। नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देख सकते हैं। जैसे 338 नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए 338 में आ जाएगी। देन आपकी 338A में आ जाएगी शेड्यूल ट्राइब के लिए। देन 38A बैकवर्ड के लिए आ जाएगी 39 में। आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारे आर्टिकल जो है डील करते हैं। 341 में अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब्स और फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो इनको मिल गया है 342A में। फिर लैंग्वेजेस के साथ डील करता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस पार्ट नंबर 17। यूनियन की लैंग्वेजेस 343 में आ जाती हैं। फिर पार्लियामेंट की लैंग्वेजेस जो 344 में आ जाते हैं। 343 जो है वो वैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बोल सकते हो। रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फिर स्टेट की लैंग्वेजेस 45 में आ जाती हैं। इसी तरह से स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेजेस स्पोकन में सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वो 347 में आ जाती है। इसका आगे चैप्टर आ जाता है कि लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये 348 में आ जाता है, ठीक है। फिर स्पेशल डायरेक्शंस जो हैं स्पेशल डायरेक्टिव्स ये 350 से लेकर क्या देख सकते हैं जैसे 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए हिंदी की डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल 351 रखा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल 351। पार्ट नंबर आपका आ गया फिर आगे 18 जो इमरजेंसी से डील कर सकता है। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। 352 में नेशनल इमरजेंसी आ गई। 54 में रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है जो इमरजेंसी के टाइम पे दिए जाएंगे। 55 में बात कर रहा है कि ड्यूटी है यूनियन की कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे आर्टिकल 355 के जरिए। 56 में आ गया फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट। 57 में आ गया लेजिस्लेचर पावर्स जो 56 के जरिए पार्लियामेंट को मिलती हैं। देन सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल राइट्स एंड आर्टिकल जो आपके आर्टिकल्स 19 में आपको राइट मिलते हैं वो 358 के थ्रू सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 59 में जो है वो पार्ट 3 वाले राइट्स को बाकी वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। 56 में स्टेट, 52 में नेशनल। फिर पार्ट नंबर नेक्स्ट आपका आ जाता है 90, इसमें मिसलिनियस है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख इनकी प्रोटेक्शंस 361 में। इस तरह से आप देख सकते हैं आगे आगे चल करके किस तरह से ये सारे आर्टिकल 361 पे जाके खत्म होते हैं। आ जाता है पार्ट नंबर 20 जो अमेंडमेंट के साथ डील करता है। इसमें आर्टिकल 360 एक ही आर्टिकल 368। देन पार्ट नंबर 21 आ जाता है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल पावर्स हैं। इसमें 369 जो है ये टेम्परेरी प्रोविजन है स्टेट लिस्ट में, अगर कोई भी मैटर कंट्रोल लिस्ट में आ जाएगा तो उसके साथ डील करता है। देन 370 जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा, ये डील करता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। स्पेशल पावर जो है रिपील हो चुका है। देन 371 जो है ये आपका बनाया गया था महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। 371A जो है ये नागालैंड के लिए। B जो है वो असम के लिए। स्पेशली 371 जो है वो गुजरात महाराष्ट्र के लिए था। A वाला नागालैंड के लिए था, B असम के लिए था। C जो है वो मणिपुर के लिए। D जो है वो आंध्रा के लिए। E जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्रा में बनाई गई थी उसके लिए। F जो है वो सिक्किम के लिए। G जो है वो मिज़ोरम के लिए, G मिज़ोरम के लिए रखा गया है। और H जो है आपका वो रखा गया दोस्तों अरुणाचल के लिए। और I जो है गोवा के लिए। J जो है कर्नाटका के लिए रखा गया है। और 72 आप देख सकते हैं फोर्सिंग लॉज के लिए। इसी तरह से ये फेडरल कोड को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इसमें रखे गए हैं। देन फाइनल हमारा आ जाता है पार्ट नंबर दैट इज़ योर पार्ट नंबर एंड 22 दैट शॉर्ट टाइटल्स के बारे में डील करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 393 आर्टिकल्स से लेकर के 395 आर्टिकल जो इसके साथ डील करता है दोस्तों। आज के लिए इतना।